हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। आज हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट न्यूज़ में बहुत सारी घटनाएं कॉर्पोरेट में रिसेंट टाइम में घटित हो रही हैं, जिनके बारे में हम आपको आज चर्चा करना शुरू करते हैं। हमारे पास रिलायंस पावर की न्यूज़ है, हमारे पास सेबी को लेकर न्यूज़ है, यूको बैंक के लेकर न्यूज़ है, जेट लाइट को लेकर न्यूज़ है, कॉक्स एंड किंग नाम की एक बहुत बड़ी जो इंडिया की टूर एंड ट्रेवल एजेंसी हुआ करती थी और उनके जो कॉर्पोरेट गारंटर थे उनको लेकर न्यूज़ है। फिर अमेरिका से भी हमारे पास एक आज न्यूज़ आई है जो बहुत अच्छी नहीं है। चलिए एक एक न्यूज़ के बारे में हम चर्चा करें। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं कि इन मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, स्टॉक मार्केट में आईपीओ मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट में अच्छे प्रोजेक्ट को कैसे देखा जाता है, तो अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी मेंबरशिप सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 89 रुपीज़ पर मंथ है। और या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाकर भी कोर्स बाय कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का कोर्स है जिसकी वन टाइम फी आपको एक साल की 1050 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी और उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं लिंक दे रहा हूं। चलिए जी फिलहाल अब हम आज की न्यूज़ शुरू करते हैं और आज हमारी पहली न्यूज़ है हमारे पास रिलायंस पावर को लेकर। रिलायंस पावर इस कंपनी का इतिहास ऐसा है कि याद आते हैं 2008 के वो दिन जब पब्लिक इशू आया था और 350 रुपये का कंपनी का इशू प्राइस रखा गया था, परंतु जब लिस्टिंग वाले दिन ही ये शेयर 180 तक पहुंच गया था, मतलब 50% डाउन। उसके बाद कभी ये शेयर उठ के वापस आया ही नहीं और गिरते 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 कंपनी की हालत वो हो गई कि ये शेयर अच्छा खासा शेयर एक पेनी स्टॉक बन के रह गया। कंपनी के साथ दिक्कत ये रही कि कंपनी ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें की। ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार के न्यूज़ चैनल्स पे आकर वो जो एनालिस्ट बैठते हैं ना, सो कॉल्ड एनालिस्ट, इनका काम हाइप बनाना होता है। ये किसी और काम के नहीं है, ये केवल हाइप बनाने के लिए आते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ज़्यादातर। हाँ जी। तो अब ये क्या करते हैं, ये आकर इसके बारे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे जैसे हिंदुस्तान के सारे पावर प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलने वाले हैं। मैंने सुना ही नहीं कि इसने कभी कोई कंप्लीट किया हो। बट अब जब से अनिल अंबानी के सुपुत्र जो वापस आए हैं फॉरेन से पढ़कर और जब से उन्होंने टेक चार्ज किया है बिजनेस को, तो सुना है कि बहुत अच्छे तरीके से आजकल कंपनी को चला रहे हैं। और इसी सीरीज में अभी रिलायंस पावर ने एक आंध्र प्रदेश के अंदर भी 10,000 करोड़ का एक सोलर प्रोजेक्ट लिया है और अब ये 6,500 करोड़ रुपए का एक और सोलर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर लेने जा रहे हैं। अब हुआ क्या है, मतलब ये सोलर पावर के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं। अब आने वाले बजट में एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बजट में जो अब 1 फेब को आने वाला है, उनमें हमारी निर्मला ताई जो है वो इस तरीके के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बजट में काफ़ी अच्छे प्रावधान किए जाएंगे। दे आर एक्सपेक्टिंग, एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग कि लगभग 10,000 करोड़ का एक अलग से मतलब इनको बूस्ट दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। बट अल्टीमेटली अब मैं कहूँगा कि कई साल के वेट के बाद रिलायंस पावर अब वापस आ रही है और अब प्रोजेक्ट एक्सपेंशन में जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी एक कंपनी डूबने से बच गई और एटलीस्ट अब नया मैनेजमेंट जो है उस कंपनी को संभाल रहा है और आगे लेके आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड दोनों सुपुत्रों को बहुत बहुत मैं कहूँगा शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास। पहले हम करते हैं यूको बैंक की न्यूज़ को कवर। यूको बैंक जो है 2000 करोड़। यूको बैंक आप जानते हैं एक ऐसा बैंक है जहां पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। 93% शेयर्स जो है वहां पर सरकार के हैं। अब यूको बैंक अपना QIP ला रहा है। QIP क्या होता है पहले ये समझिए। इसे कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। जब भी कंपनियां पैसे की रिक्वायरमेंट होती है कंपनियों को और पैसे की रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहती हैं, तो उनके पास दो तरीके होते हैं। या तो पब्लिक के पास चले जाएं और या फिर कुछ गिने चुने लोगों से अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। अगर कंपनी पब्लिक के पास जाती है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। इससे बचने के लिए कंपनी के पास सबसे फेवरेट जरिया होता है कैपिटल इकट्ठा करने का, वो है QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में कंपनी FII और DII मतलब कॉरपोरेट घरानों के पास जाती है और उनको अपने शेयर्स दे देती है। ये सबसे प्यारा फेवरेट मेथड है किसी भी कंपनी का कैपिटल जुटाने का। ठीक है, पब्लिक के पास जाना बहुत लास्ट में वो ऑप्ट करते हैं। अब हुआ क्या
कि यूको बैंक ने किस लिए डिसाइड किया है QIP, ये भी समझना। क्योंकि भारत में एक एक्ट है जिसे कहते हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट कहता है कि किसी भी कंपनी में मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग जो है वो रहनी चाहिए पब्लिक के पास। तभी आप देखते होंगे कि जब भी कोई पब्लिक इशू आता है तो उसमें प्रमोटर्स के पास जो है मैक्सिमम 75% तक ही रह सकता है, 75% से ऊपर जो है प्रमोटर्स के पास नहीं रह सकता। परंतु इसकी एक एक्सेप्शन है, यानी कि इसकी एक जगह ऐसी है जहां पर प्रमोटर के पास 75% से ऊपर रह सकता है, और वो है सरकारी कंपनियां। परंतु गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया कि सरकारी कंपनियों में भी वो अपनी शेयर होल्डिंग 75% तक मैक्सिमम ले आएंगे, और उसके लिए उन्होंने खुद को डेडलाइन दी है गवर्नमेंट ने, वो है अगस्त 2026। तो आप जितने भी सरकारी बैंक देखेंगे जहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग आज के डेट में 80-90% है, गवर्नमेंट उन बैंक्स में अपनी शेयर होल्डिंग को कम करने जा रही है ताकि वो 75% तक ला सके। इसका मतलब ये बड़े बड़े सरकारी बैंक जहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो भी अब QIP लाना शुरू करेंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। कोई प्लान नहीं है किसी का भी पब्लिक ऑफर लाने का। हालांकि ये पब्लिक ऑफर ला चुके हैं, ये दोबारा चाहे तो पब्लिक ऑफर ला सकते हैं। जब पहली बार आप पब्लिक ऑफर लाते हो तो उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर जब दूसरी बार लाते हो तो इसे कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। यानी कि यूको बैंक चाहे तो फर्दर पब्लिक ऑफर ला सकता था, परंतु वो नहीं ला रहा। वो QIP के जरिए गिने चुने इन्वेस्टर से अपनी कैपिटल इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए जी अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज एक कंपनी के डूबने से रिलेटेड है, हमारी एयरलाइन जिसका नाम था गो फर्स्ट, एंड जहां पर कुछ लिक्विडिटी के इशू हो गए थे। बड़ा हमने कई बार इस न्यूज को कवर भी किया। पॉसिबिलिटी थी कि शायद कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाएगा, बट कोई बिडर नहीं आया कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, और अल्टीमेटली NCLT ने ऑर्डर कर दिया कंपनी का लिक्विडेशन। तो यानी कि भारत की एक एयरलाइंस जेट एयरवेज जैसे ही एक और एयरलाइंस अब हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। मुझे याद है कि कई लोग कहते हैं कि अगर आप पैसा अपना स्वाहा करना चाहते हो ना, पैसा खत्म करना चाहते हो और आप बिलियनियर हो, बिलियनियर से अगर मिलेनियर बनना चाहते हो वापस, तो आपको एयरलाइन खोल लेनी चाहिए। बात भी सही है। जिस तरीके से हमारी एयरलाइन डूबी है, मतलब लगता तो मुझे यही है कि भैया यहाँ आके पैसा डुबाना ही होता है। खैर चलो जी, एक और एयरलाइन हमेशा के लिए हमारी गई। अब उसके बाद एक और कंपनी के डूबने की आज न्यूज है, वो है तुलिप होटल्स। बड़ी फेमस ब्रांड्स थी, फेमस चेन थी ये तुलिप होटल्स की। एक्चुअल में हुआ क्या कि कॉक्स एंड किंग्स इस नाम से एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी थी भारत की, और सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी भारत की। इनफैक्ट नंबर 1 कंपनी थी कॉक्स एंड किंग्स नाम की। अब इनका चला कोरोना काल में, इनका चला लिक्विडिटी क्राइसिस, जिसके कारण इन्होंने डिफॉल्ट किए। अब जब इन्होंने डिफॉल्ट किए तो इनको जो लोन मिले हुए थे बैंकों से, उन बैंकों के लोन के पीछे गारंटी दी हुई थी तुलिप होटल ने। अब क्योंकि तुलिप होटल जो श्योरिटी थे, जो गारंटर थे, तो लोन की रिकवरी इनसे होनी थी। तुलिप होटल भी पे नहीं कर पाए। यस बैंक लेंडर था जिसने कॉक्स एंड किंग को दिया था, तुलिप होटल गारंटर था, तुलिप होटल भी पे नहीं कर पाया, जिस वजह से यस बैंक ने तुलिप होटल पे एक्शन लिया। तुलिप होटल क्योंकि पे नहीं कर पाया, तो अब NCLT ने ऑर्डर कर दिया है कि तुलिप होटल भी लिक्विडेशन में जा रहा है। यानी कि एक के पीछे दूसरी कंपनी गई, कॉक्स एंड किंग भी गई, तुलिप होटल भी गया, हाँ यस बैंक बच गया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली न्यूज आती है जोमैटो को लेकर। भाई साहब, इस मार्केट में जो कंपटीशन होने वाला है वो अलग ही लेवल का कंपटीशन होने वाला है। जोमैटो ने डिसाइड किया है, दीपेंद्र गोयल जोमैटो के मालिक ने, कि भैया 500 करोड़ रुपए वो जेप्टो में ट्रांसफर कर रहे हैं। इक्विटी के रूप में जेप्टो में पैसा जाएगा 500 करोड़ रुपए का, और सॉरी 500 रुपये ये भेज रहे हैं अपने ब्लिंकिट में, ताकि ये जेप्टो का मुकाबला कर सकें। एक्चुअल में हुआ क्या, जेप्टो जो है वो एक पब्लिक इशू लाने की सोच रहा है। जेप्टो पब्लिक ऑफर के रूप में आ रहा है और बहुत बड़े लेवल का एक IPO लाने की वो सोच रहे हैं।
तो जेप्टो से क्विक मार्केट के अंदर कंपटीशन करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया है कि ये ब्लिंकिट के अंदर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसमें ब्लिंकिट, जिसके आज की डेट में 10 शहरों के अंदर अभी आउटलेट्स हैं, उन आउटलेट्स की रीच बढ़ाई जाएगी और जेप्टो को टक्कर देने की कोशिश की जाएगी। ना केवल जेप्टो को बल्कि स्विगी को भी, जो स्विगी का भी जो इंस्टामार्ट नाम का ऐप है जहां पर 10 मिनट के अंदर डिलीवरी का वादा किया जाता है, तो इन सबको, क्योंकि अब मार्केट अब उस तरफ जा रही है। आपने देखा होगा रिसेंटली इन एप्स ने खाने पीने का भी सामान, रेडीमेड खाना भी 10-15 मिनट के अंदर अरेंज करना शुरू कर दिया, जहां आपको सैंडविचेस, बर्गर वगैरह ये सब अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत फास्ट हो रहा है सब कुछ, 2020 के अनुसार हो रहा है। चलो जी, पता नहीं आगे क्या होना है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगली न्यूज है आज सेबी को लेकर। अब ये सेबी ने एक अजीब सा प्लान जो है वो रिवील किया है। अब ये देखने वाली बात है कि इस प्लान पर एक्शन होगा कैसे, क्योंकि मुझे अभी इसका फ्रेमवर्क नहीं पता लगा कि ये करेंगे कैसे। मैं आपको पहले प्लान समझाता हूं कि होने क्या वाला है, देखिएगा। अब सेबी करने क्या वाला है इसे मैं समझाऊं, इससे पहले कि मैं आपको इतना छोटा सा चार्ट समझाना चाहूंगा कि एक्चुअल में सारा प्रोसेस चलता कैसा है। देखिएगा, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। जब भी कोई आईपीओ आता है तो आईपीओ में क्या होता है, सबसे पहले ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट होता है। मतलब ये वो दिन होता है जिस दिन से पब्लिक अप्लाई करना शुरू कर सकती है। आप लोग किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो एप्लीकेशन बंद कर दी जाती है, यानी कि आज के बाद कोई भी और एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब ये ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग के बीच में कितने दिन हो सकते हैं, मिनिमम 3 दिन से लेकर मैक्सिमम 7 दिन का समय होता है। जब यहां पर 3 से लेकर 7 दिन तक पब्लिक अप्लाई करती है तो इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट, यानी कि प्राइमरी मार्केट में एप्लीकेशन गई है। अब ये जो क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट वाला दिन होता है ना, बस जो आखिरी दिन है जिसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी, इसे हम नाम देते हैं टी डे। मान लीजिए इसे हमने टी कहा, टी डे। अब ये टी डे प्लस 2 दिन, यानी कि इस दिन के क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बाद अगले 2 दिन के अंदर अंदर कंपनी जितनी भी एप्लीकेशन आई है उनके बेसिस पर अब आपको अलॉटमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हैं तो कंपनी लॉटरी सिस्टम से नाम निकालती है, जिनके नाम आते हैं उनको अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है जी, बस T+2 डेज के अंदर अलॉटमेंट कर देना पड़ेगा कंपनी, और T+3 डेज के अंदर अंदर कंपनी आपको इस शेयर को लिस्टिंग के लिए ले जाना पड़ेगा। लिस्टिंग का मतलब है कि ये शेयर कहां चला जाएगा, आप स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आप जाकर शेयर खरीद व बेच सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू। जैसे ही वो शेयर लिस्टिंग के लिए आता है स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के 3 दिन के अंदर होगा, उसे कहा जाता है स्टार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। अब ये शेयर सेकेंडरी मार्केट में आ चुका है, प्राइमरी मार्केट से होता हुआ सेकेंडरी मार्केट में अब शेयर आ गया है। अब ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इस शेयर में खरीद फरोख्त कर सकता है। आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी बेच सकता हूं, सब कुछ। प्राइमरी मार्केट में गिने चुने लोग ही एप्लीकेशन पा पाएंगे, उनको ही अलॉटमेंट मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब पॉसिबल है कि जितने शेयर इशू हुए हों उससे कई गुना की एप्लीकेशन आई हो। ठीक है ना, तो यहां तक प्राइमरी मार्केट चलती है। लिस्टिंग के बाद फिर सेकेंडरी मार्केट की अब शुरुआत हो जाती है। सेकेंडरी मार्केट में ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने पड़ेंगे, प्राइमरी मार्केट में ये शेयर खरीदने पड़ते हैं कंपनी से। अब रिसेंटली सेबी ने एक एक्सपीरियंस किया। वो एक्सपीरियंस क्या हुआ कि कई ऐसे इशू आए, खासकर एसएमई के अंदर। एसएमई के अंदर 10 में से 8 इशू ऐसे हैं। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाली कंपनीज, छोटे लेवल की कंपनियां। ये वो कंपनियां होती हैं जिनकी खुद की कैपिटल 10 करोड़ रुपए तक होती है। ठीक है, अब ये कंपनियों के जब पब्लिक इशू आए तो 10 में से 8 ऐसी कंपनियां हैं जिनके इशू जब यहां पर आए तो मान लीजिए 100 रुपए का था और लिस्टिंग वाले दिन 190 रुपए पे खुला, यानी कि 90% ऊपर गए, 90% ऊपर। 10 में से 8 पब्लिक इशू में एसएमई में ऐसा हुआ। और फिर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आती हैं, इनमें भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हुई, जैसे कि ममता मशीनरी नाम का एक आईपीओ आया। ममता मशीनरी नाम के आईपीओ सीधा 160% पे गया। ठीक है, यूनिमैक नाम का एक पब्लिक इशू आया। यूनिमैक नाम का पब्लिक इशू सीधा 50% से ऊपर गया। डीएम कैपिटल का इशू सीधा 50-60% पे गया। फिर इंडस फार्म इक्विपमेंट
पब्लिक इशू जब ओपन हुआ यहां पर लिस्टिंग वाले दिन तो 40% ऊपर हुआ, आज वो इशू प्राइस से भी नीचे चला गया है। हालात ये है कि फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है प्राइस में। सेबी इससे घबराया हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करे भाई। ये सारे इशू जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ममता मशीनरी 160% ऊपर गया था पहले ही दिन और आज 30% सीधा डाउन है। तो मतलब हालात ये हो रही है, बहुत उथल पुथल हो रखी है प्राइस में, जिससे कि सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए चिंता कर रहा है। और सेबी ने कहा है कि हम एक काम करते हैं, जिस दिन इशू आता है सेकेंडरी मार्केट में उस दिन वो जो उसका प्राइस होता है ना, बड़ा ही अजीब सा प्राइस होता है, समझ नहीं आता कि कहां चला गया प्राइस। जितने भी मैंने नाम लिए जो रीसेंट पब्लिक इशू आए हैं, सब में यही समस्या सभी को आई। तो उन्होंने कहा क्यों ना एक काम करें कि मान लीजिए कंपनी अलॉटमेंट यहां कर देती है, बीच में T+2 और T+3 के बीच में एक दिन का फर्क है, लिस्टिंग से पहले ही अगर हम मौका दे दें शेयर होल्डर को कि आप अपनी इच्छा से अगर अपने शेयर जो आपको अलॉट हुए हैं बेचना चाहो तो पहले ही बेच दो भाई। अगर आप बेचना चाहते हो तो ये इस दिन एक दिन, हालांकि शेयर अभी स्टॉक एक्सचेंज पे आया नहीं, बट पहले ही इसी एक दिन में बेचना चाहते हो तो हम आपको सुविधा दे सकते हैं। अब यही आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये कैसे बेचेंगे। मैं भी वही सोच रहा हूं कि ये सुविधा कैसे दी जाएगी। जब ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर इस दिन आया है तो फिर सेबी ये काम कैसे करने वाला है, अब ये देखने वाली बात है। मगर फिलहाल आज प्रपोजल रखा है माधोपुरी बुच ने, यानी कि सेबी की चेयरपर्सन ने। अब अगर प्रपोजल रखा है तो पक्की बात है कि कोई ना कोई प्रोसीजर भी आएगा। अब प्रोसीजर क्या होगा, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों की प्रोसीजर अब क्या है। बट फिलहाल ये प्रपोजल आया है कि हम इस दिन से ही जो आईपीओ में जिन्हें अलॉटमेंट हुआ है हम उनको ये अलाउ कर सकते हैं कि भैया आप वो शेयर बेच पाएं, किसी को भी बेचना चाहते हैं आप वो शेयर बेच पाएं, ठीक है, जिनको अलॉटमेंट हुआ है केवल। यानी कि अगर आपने अलॉटमेंट के बाद किसी और को बेचा, वो बंदा आगे उस दिन बेच सकता है नहीं। इस पूरी स्कीम को पढ़कर तो यही पता लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब इसके ऊपर और फर्दर गाइडलाइंस जो है वो सेबी के द्वारा आ जाएंगी जैसे ही ये प्लान शुरू होगा। बट फिलहाल ये थी हमारी सभी की सभी आज की कॉर्पोरेट। अच्छा ओहो, एक न्यूज तो रह गई, वो क्या, अरे भाई न्यूज तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो क्या, यूएसए में आप जानते हैं अपना ट्रंपू आ गया है और वो आते ही ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है जैसे पता नहीं 4 साल से खून का प्यासा था सभी देशों के। अब मैं अमेरिका के ना एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, CNN पे देख रहा था कि एक एनालिस्ट बोल रहा था कि ट्रंप की एक खास बात है। वो क्या खास बात है कि ये दुश्मनों का दोस्त है और दोस्तों का दुश्मन है। क्या बात कही है अगले ने कि दुश्मनों का दोस्त है और दोस्तों का दुश्मन है। जो दुश्मन है चाइना, वहां पर यह बात कह रहा है कि मैं चाइना का सबसे पहले विजिट करना चाहूंगा। वो तो दुश्मन है तो वहां उनका विजिट करना चाहूंगा। और चाहे डेनमार्क हो जिससे ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है, चाहे नेटो कंट्रीज हो, आज उनको धमकी दे दी है कि पैसे दो वरना मैं नेटो से निकल रहा हूं, और अमेरिका निकल गया तो नेटो बेकार। अच्छा, चाहे पनामा हो जिसकी लेकी लेने की बात कर रहा है, चाहे कनाडा हो जिसका देश का स्टेटस का खत्म कर रहा है और उसको अपना राज्य बना रहा है। फिलहाल ऐसे सभी जो इसके दोस्त नहीं भाई हैं, भाई छोटे छोटे भाई हैं, इन सब की इसने लंका लगा दी है पिछले 24 घंटों से के अंदर ही। फिलहाल भारत ने क्या किया है, कहीं ना कहीं ट्रंप को शांत कराने के लिए, भाई क्या करें, मतलब वो कहते हैं ना कि भूत चढ़ा हो तो फिर हवन किया जाता है कि ले भाई तेरा भूत उतर जाए। तो वैसे ही इसको धूप अगरबत्ती करने के लिए ट्रंप को हमने 18,000 इंडियंस जो कि इलीगल माइग्रेंट थे, जो कि गलत तरीकों से वहां पहुंचे थे। अब बाइडेन हमें पिछले 4 साल से कह रहा था कि ये इंडियन है भैया, इन्हें वापस ले लो। हम कह रहे थे भाई जाना यहीं रहेंगे, यहीं रखो। फिलहाल अमेरिका इससे पहले कि ट्रंप ने क्योंकि पहले कह दिया था कि इंडिया को वापस लेने पड़ेंगे इमिग्रेंट अपने, इससे पहले कि वो बोले हमने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम वापस लेने को तैयार हैं। यानी कि तो तलवार लेके हमारे सामने आए, पहले ही भरत मिलाप करने के लिए हम तैयार हैं। बट अच्छी बात है क्योंकि वो बंदा ना, उसका कुछ पता नहीं है, अगर वो सनक गया तो एक के साथ 2 ऑर्डर इशू कर देगा कहीं। तो इससे अच्छा है पहले ही मान जाओ यार, पहले ही मान जाओ। उसे अपने दोस्तों से लड़ने दो, मरने दो लड़ के, कोई दिक्कत नहीं। हम दूर बैठे हैं ना, हम दोस्तों की कैटेगरी में आए ना दुश्मनों की कैटेगरी में आए, हम दूरी भले हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे प्लान लग रहा है इसका कहीं ना कहीं इंडिया आने का, क्योंकि क्वेड का समिट होने वाला है
और क्वेड जो है वो बनाया ट्रंप ने ही था, ट्रंप का ही इनिशिएटिव था। तो मुझे लगता है क्वेड का समिट इस बार इंडिया में है। क्वेड क्या होगा मैं एक दिन जरूर कवर करूंगा कि किस लिए बनाया गया था क्वेड और इसका पर्पस क्या था, बाइडेन ने क्यों इसे इररिलेवेंट कर दिया। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन, एक क्वेड के ऊपर टॉपिक जरूर कवर करूंगा। चलिए, ये थी हमारी आज की सारी कॉर्पोरेट न्यूज और जियोपॉलिटिकल न्यूज। एंड हम ऐसे ही कॉर्पोरेट न्यूज के साथ मिलते रहेंगे, आपके ज्ञान को अपडेट करते रहेंगे। बट एक शिकायत मेरी आप लोगों से हमेशा है, वो क्या कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते। इतनी कंजूसी भगवान कृष्ण ने कहा है, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, एक अंगूठा तक नहीं दे पा रहे। कमाल हो गई यार। तो अंगूठा लगा देना आज। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।